दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जिसको पिछले 50-60 साल से लगातार इजराइल में रहने वाले लोग अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसके ऊपर न सिर्फ नेटफ्लिक्स ने ही फिल्म बनाई बल्कि दुनिया के और भी बहुत सारे अलग अलग इलाकों में उसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गयी। वो न होता तो शायद आज के दौर में इजराइल भी न होता। हमारी दुनिया के इतिहास के इस ताकतवर और खतरनाक इंसान की कहानी शुरू होती है सन 1964 से, कि जब अचानक से एक दिन सीरिया के शहर दमिश्क के एक बड़े ही पुराने होटल के एक बड़े ही पुराने कमरे के अंदर दो लोगों की मुलाकात हुई। अंधेरे में होने वाली इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही अचानक से सीरिया और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। शुरुआती वक्त में सीरिया की तरफ से गोलीबारी की गई, बदले में इजराइल ने उनके सारे मोर्चों को तबाह कर दिया। इजराइल सिर्फ यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसने तो सीरिया के पिछले कई सालों की मेहनत और उसकी रणनीति पर पानी फेर दिया। दरअसल सीरिया और इजराइल के बीच जो जॉर्डन नदी बह रही थी, सीरिया पिछले कई सालों से उस पर नहरें बना रहा था, इस इरादे के साथ ताकि इजराइल की तरफ जाने वाले सारे पानी को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। मगर इस छोटी सी जंग में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बड़ी तेजी के साथ और बहुत कम वक्त में ही पिछले इन सारी नदियों को बर्बाद कर दिया। एडवांस लड़ाकू विमान तो सीरिया के पास भी थे जो उस वक्त उनको नए नए सोवियत संघ से मिले थे, मगर क्योंकि अभी उनके पायलट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। और इजराइल को न सिर्फ ये बात ही पहले से पता थी बल्कि वो तो सारे नहरों के डिजाइन को भी देख चुका था। उसको पता था कौन सी नहर किधर बन रही है और किस तरह से बनाई जा रही है, इसीलिए उसने बहुत कम वक्त में ही अपने पूरे मिशन को अंजाम दे दिया था। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल को ये सब कुछ पता कैसे चला था? तो इसका जवाब है दमिश्क के एक पुराने होटल के एक पुराने से कमरे में होने वाली वो मीटिंग जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। क्योंकि इस मीटिंग में मौजूद दो लोगों में से एक तो वो कॉन्ट्रैक्टर था जो सीरिया की ये सारी नहरें तैयार कर रहा था, जबकि दूसरा इंसान वही मशहूर और ताकतवर जासूस था कि जिसको आज भी इजराइल का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। इस जासूस का नाम था एली कोहेन और ये तो इसकी कहानी की बस अभी शुरुआत थी, वरना असली खेल तो आगे होने वाला था। इस जासूस का जन्म 6 दिसंबर सन 1924 को इजिप्ट मतलब के मिस्र में हुआ था। धर्म से क्योंकि ये यहूदी था इसीलिए सन 1948 में जब इजराइल ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया तो इसकी फैमिली के ज्यादातर लोग इजराइल आ गए। मगर क्योंकि उस वक्त एली कोहेन की इजिप्ट के अंदर ही पढ़ाई चल रही थी तो इसने वहीं रुककर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का फैसला किया। एली कोहेन की उम्र अभी लगभग 30 साल ही थी कि इजिप्ट की पुलिस की तरफ से उसको एक बार गिरफ्तार भी किया गया। वजह थी क्योंकि एली कोहेन मिस्र के अंदर विस्फोट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मिस्र की शांति व्यवस्था को खराब किया जा सके। हालांकि इसके पीछे भी इजराइल की एजेंसी मोसाद का ही हाथ था, मगर क्योंकि उस वक्त तक एली कोहेन मोसाद के कॉन्टेक्ट में नहीं आया था। एली कोहेन तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों की मदद करने के लिए कर रहा था। कुछ वक्त जेल में गुजारने के बाद में एली कोहेन की रिहाई भी हो गई थी। फाइनली 1957 में एली कोहेन भी इजराइल पहुंचा। इजराइल पहुंचकर कोहेन ने शादी की, बाकायदा अपना घर बसाया और फिर कुछ वक्त के बाद ही वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कॉन्टेक्ट में आया। उस दौर में दरअसल मोसाद को एक ऐसे ताकतवर और चालाक जासूस की जरूरत थी कि जो सीरिया से निपटने में उनकी भरपूर मदद करे। सीरिया से निपटने में इसलिए क्योंकि उस वक्त सीरिया ही इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता था। जहाँ एक तरफ सीरिया की फौज आए दिन गोलान हाइट की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब उस नहर पर भी खतरा मंडरा रहा था कि जो सीरिया और इजराइल के बीच बहती थी। इस नदी के पानी के बगैर इजराइल रह नहीं सकता था और सीरिया इसी मौके का फायदा उठाकर अब छोटी छोटी नहरों का इसके ऊपर जाल बिछा रहा था ताकि किसी तरह से इसके पानी को कंट्रोल करके अपनी साइड में कर लिया जाए और इजराइल का पानी पूरी तरीके से बंद किया जा सके। सीरिया से निपटने के लिए जासूसी के लिए जो मोसाद ने एक तलाश शुरू की थी वो तलाश एलन कोहेन पर जाकर खत्म हो गई। एली कोहेन को न सिर्फ इस काम के लिए चुना गया बल्कि 6 महीने की एक लंबी और बड़ी ही जबरदस्त ट्रेनिंग भी दी गई। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान एली कोहेन को बहुत सारे हुनर सिखाए गए। मिसाल के तौर पर पेन, सिगरेट और कुछ कागजों को उसके सामने रखा जाता था और सिर्फ 2-3 सेकंड देखकर ही उसे उनकी सारी जानकारी याद करना होती थी। साथ ही साथ उसको तोपों, टैंक्स, लड़ाकू विमानों की पहचान करना और उनके बारे में सारी जानकारी जुटाना भी सिखाया गया था। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ एली कोहेन को एक नई पहचान देने की। सबसे पहले तो कोहेन को एक नया नाम दिया गया और कोहेन का जो नया नाम था वो था कमाल अमीन थाबेत। इसके पीछे एक पूरी कहानी भी बनाई गई। नकली कहानी ये थी कि कमाल का जन्म लेबनान देश में हुआ था। उसके माता पिता यानी कि फादर और मदर सीरिया के थे। उसके चाचा बाद में अर्जेंटीना जाकर सेटल हो गए थे और उसके चाचा ने बाद में उसके माँ बाप को भी अर्जेंटीना ही बुला लिया था। वहीं पर ही कमाल अमीन थाबेत की पढ़ाई भी हुई थी। मगर जो उसके पिता मतलब फादर थे वो कपड़े के एक व्यापारी हुआ करते थे और एक बार इस व्यापार में बड़ा घाटा होने की वजह से वो उस घाटे को बर्दाश्त न कर सके और सदमे में चल बसे थे। इस हादसे के 6 महीने के बाद ही कमाल की माँ की भी मौत हो गई थी। कमाल ने शुरुआती दौर में तो अर्जेंटीना की एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, मगर फिर बाद में बिजनेस के फील्ड में उतरा और देखते ही देखते वो
अर्जेंटीना के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक व्यापारी बन गया। याद रहे दोस्तों, ये पूरी नकली कहानी थी कि जो इस जासूस के लिए बनाई गई थी। जाहिर है अब इस कहानी को असली बनाने के लिए इस जासूस को अर्जेंटीना भेजा जाना भी काफी जरूरी हो चुका था। फाइनली इजराइल ने इसको अर्जेंटीना भेजा, मगर अर्जेंटीना जाने से पहले इसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया और अपनी बीवी से कहा कि उसकी यूरोप में एक जॉब लग गई है और वो उसी जॉब की वजह से यूरोप जा रहा है। अर्जेंटीना पहुंचकर इजराइल के इस जासूस ने बड़ी तेजी के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दी। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना भी शुरू कर दिया और इसी तरह की ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक दिन अमीन अल हाफिज नाम के एक इंसान से हुई। याद रहे कि ये हाफिज अल अमीन कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये तो वही थे कि जो उस दौर में सीरिया की फौज में एक जनरल हुआ करते थे। आगे जाकर यही हाफिज अल अमीन ही इस जासूस के बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। फिलहाल अब इस जासूस की जिम्मेदारी ये थी कि ये जल्द से जल्द सीरिया पहुंचे, इसीलिए उसने कोशिशें शुरू कर दी और एक दिन जब वो अरब के एक बड़े व्यापारी से अर्जेंटीना में मुलाकात कर रहा था तो उसने बातों ही बातों में सीरिया जाने की इच्छा जाहिर की। जाहिर है उसने पहले से ही सभी लोगों को तो यही बता रखा था कि सीरिया ही मेरा असली घर है, मेरा जन्म भले ही लेबनान में हुआ हो और मैं बड़ा भले ही अर्जेंटीना में हुआ हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप तो सीरिया से ही थे। फाइनली जनवरी सन 1962 में कमाल अमीन थापे के जिसका असली नाम कोहेन हुआ करता था, वो सीरिया पहुंचने में कामयाब हो भी गया। सीरिया पहुंचकर भी उसने वही किया कि जो अर्जेंटीना पहुंचकर किया था, बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां करना शुरू की, बहुत ज्यादा दान देना शुरू किया और कुछ वक्त के अंदर ही उसकी गिनती सीरिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर व्यापारियों में होने लगी। इस जासूस के लिए सब कुछ सेट हो चुका था, अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी सीरिया की सरकार मतलब कि गवर्नमेंट तक अपनी पहुंच बनाने की। ये मौका भी 1963 में एली कोहेन को उस वक्त मिला कि जब सीरिया में एक तख्ता पलट होने की वजह से अमीन अल हाफिज नाम के वो जनरल सीरिया के राष्ट्रपति बन गए कि जिनसे पहले से ही कोहेन बहुत पक्की दोस्ती बना चुका था। इनकी मदद से ही अब सीरिया की बहुत सारी अहम और खुफिया जानकारियां कोहेन के हाथ लगने वाली थी। कोहेन ने दमिश्क शहर के एक बड़े ही आलीशान और अमीर इलाके में बंगला खरीदा और इस बंगले में आए दिन पार्टीज हुआ करती थी। इन पार्टियों में न सिर्फ सेना के ही बड़े बड़े लोग शामिल हुआ करते थे, बल्कि सरकार में जितने भी मंत्री थे वो भी ज्यादातर इन पार्टीज में आया ही करते थे। इवन जो राष्ट्रपति थे वो भी इन पार्टियों की शान बढ़ाया करते थे। पार्टियों में खूब शराब पी जाती थी, जाम टकराता था और जब शराब गले से नीचे उतरती थी तो राज गले से बाहर आते थे। एली कोहेन भी नशे का बहाना करके सारे राज को अपने अंदर समा लेता था। जो लोग शराब के नशे से राज नहीं उगलते थे तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता था। दूसरा तरीका ये था कि एली कोहेन हनी ट्रैप का सहारा लिया करता था, मतलब कि लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे सीरिया के अंदर इस जासूस का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको कैबिनेट के अंदर शामिल करने की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। जहां एक तरफ हाफिज अल अमीन इसको अपना रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने इस जासूस को न्योता भी दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग तो इसको प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार मानते थे। अपने इसी दबदबे और रसूख का इस्तेमाल करके ही आए दिन एली कोहेन वहाँ के जो बड़े बड़े जनरल हुआ करते थे फौज के, उन तक को डांट दिया करता था। वो अक्सर उन लोगों के सामने इजराइल की बुराई करता और कहता कि तुम ही लोग नाकाबिल हो, तुम ही लोग फुल एग्रेशन में नहीं रहते हो, तुम लोगों की कमियों की वजह से ही इजराइल यहाँ तक आ पहुंचा है। वो अक्सर सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को इजराइल के ऊपर और भी हमले करने के लिए उकसाता रहता था। जवाब में जो सेना के बड़े अधिकारी और जनरल हुआ करते थे वो भी गुस्से से लाल हो जाते थे। वो सोचते थे कि हमको ही नाकाबिल क्यों कहा जा रहा है, भला हमको ही ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो अपने साथ न सिर्फ एली कोहेन को बॉर्डर पर ले जाते थे, बल्कि अपने सारे हथियार मतलब के टैंक्स, तोपें और इस तरह की सारी चीजें दिखाते थे और उनकी पोजीशंस वगैरह दिखाते थे और बोलते थे कि देखो हमने इस तरह की तैयारी कर रखी है और ये कर रखा है, हम अपनी तरफ से सही हैं और इजराइल कुछ भी करने की जरूरत कर ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ एली कोहेन नाम का ये जासूस हर चीज की जानकारी और हर राज अपने अंदर ही समा लेता था। बहुत सारी जानकारी जब उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती थी तो वो सारी ही जानकारी और सारे ही राजों को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचा दिया करता था। मोसाद तक अपनी सारी जानकारी को पहुंचाने का इस जासूस का जो तरीका था वो भी काफी अलग था। ये छोटे छोटे कागजों को छोटी छोटी डिब्बी में रखा करता था और उनको फिर अर्जेंटीना की तरफ रवाना कर देता था। वहाँ पर इसके दोस्त इन सारी डिब्बियों को मोसाद की तरफ भेज देते थे, मगर क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा वक्त लगता था तो इसीलिए कभी कभी ये दूसरा तरीका भी अपनाया करता था और वो तरीका था रेडियो उपकरण का। जब कभी भी इसको कोई इमरजेंसी में मोसाद तक जानकारी पहुंचाना होती थी तो ये रेडियो की मदद से ही इस जानकारी को ट्रांसफर किया करता था। वक्त गुजरता गया और ये जासूस बड़ी तेजी के साथ इन तरीकों की मदद से बहुत सारी खुफिया जानकारियां मोसाद तक पहुंचाता रहा। नतीजा ये हुआ कि मोसाद ने अब सीरिया के ऊपर बढ़त बनाना शुरू कर दी और स्पेशली जॉर्डन नदी के जिसको लेकर सीरिया बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, वहाँ पर जब कभी भी सीरिया कुछ करने की कोशिश करता था वो फौरन अपने लड़ाकू विमानों की मदद से सब कुछ तबाह कर देता था। सीरिया भी परेशान हो जाता था कि सब कुछ इतना खुफिया तौर पर करने के बावजूद भी इजराइल इतना सटीक ऑपरेशन कैसे लॉन्च कर देता है। इसी जासूस की मदद से ही इजराइल को ये भी पता चला था कि सीरिया के पास यूएसएसआर की तरफ से दिए गए एडवांस लड़ाकू विमान तो हैं, मगर क्योंकि अभी उनके पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है तो वो चलने की हालत में नहीं है
और इस चीज का भी इसराइल ने भरपूर फायदा उठाया था। इसराइल तो अब बड़ी तेजी के साथ इस जासूस की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ इस जासूस की हालत वक्त के साथ खराब से खराब होती जा रही थी। 3 साल हो गए थे ये अपनी फैमिली से बमुश्किल मिल सका था और 3 साल लगातार अपनी पहचान छुपाकर और दूसरी पहचान के साथ रहने में इसके पसीने छूट चुके थे। ऐसे ही गुजरते हुए दिनों में अचानक से एक दिन एक जासूस ने बड़ी गलती कर दी। दरअसल दोस्तों, साल 1964 तक सीरिया की गवर्नमेंट को ये बात तो क्लियर पता चल चुकी थी कि हो ना हो हमारे बीच कोई ना कोई जासूस तो जरूर मौजूद है जो हमारी सारी जानकारी इसराइल तक पहुंचा रहा है। वजह यही थी क्योंकि रात के अंधेरे में कैबिनेट की तरफ से जो भी फैसला लिया जाता था वो अगले दिन बिल्कुल सुबह ही इसराइल के अखबारों में छप जाता था। इसके अलावा इसराइल की तरफ से जितने भी हमले किए जाते थे, जो ऑपरेशन लॉन्च किए जाते थे, वो इतने ज्यादा सटीक होते थे कि बगैर जानकारी के उनको अंजाम देना नामुमकिन बात थी। इसीलिए सीरिया के सिस्टम में ऊपर बैठे हुए लोग इसी चीज को तलाश कर रहे थे कि आखिर वो जासूस है कौन। सीरिया को ये भी पता चल चुका था कि हो ना हो इस जासूसी के लिए किसी एडवांस टेक्निकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ और जिस तरह से बार बार ये सारी जानकारियां इसराइल के पास पहुंच रही हैं, ये किसी दूसरे तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, वरना पुराने जितने तरीके हैं उनमें काफी वक्त लगता है। इन लोगों ने किसी भी जासूसी करने वाले उपकरण को ढूंढने की लाख कोशिशें की, मगर ये हमेशा नाकामयाब रहे। आखिर में सीरिया की 1965 में उस वक्त किस्मत खुली कि जब यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ की तरफ से उनको उस दौर के सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे एडवांस इक्विपमेंट दिए गए कि जो उनके बहुत ज्यादा काम आ सकते थे। सोवियत संघ की तरफ से मिले ये एडवांस उपकरण जिस दिन लगे उस दिन इनकी जांच करने के लिए सीरिया के सेना के पूरे ट्रांसमिशन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। मगर कुछ वक्त के बाद ही सीरिया की फौज के कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि अभी भी एक जगह से रेडियो संदेश लगातार रिलीज किया जा रहा है। उन लोगों ने इसको जांचने की कोशिश की कि आखिर ये रेडियो संदेश कहां से भेजा जा रहा है, तो वो रात के अंधेरे में एक घर के पास जाकर रुके। सेना के ये लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही ये रेडियो संदेश बंद हो गया। मगर जो सामने घर था, जो मकान था, वो किसी और का नहीं बल्कि कमाल अमीन थाबे का था, मतलब के एली कोहिन का था, और उसके अंदर दाखिल होने की तो किसी की भी हिम्मत न थी। बाद में जब एक बड़े अधिकारी को भी इस बारे में जानकारी दी गई तो उसने नजरअंदाज करते हुए कहा कि तुम लोगों को जरूर धोखा हुआ होगा। मगर दोस्तों, फिर उसी शाम में अचानक से एक बार फिर से जासूसी का ये ट्रांसमिशन शुरू हो गया। सेना एक बार फिर से इसकी तलाश में निकली और मशीनों ने एक बार फिर से इसी घर की तरफ इशारा किया। अगले ही दिन सुबह में 8 बजे के वक्त फौज पूरी तैयारी के साथ इस घर के अंदर दाखिल हुई। घर में जब फौज एंटर हुई तो उस वक्त भी एली कोहेन ट्रांसमिशन का बटन बार बार दबाने में बिजी था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको रंगे हाथ पकड़ा गया था। फौज ने फौरन सबसे पहले इसको ले जाकर जेल में बंद किया और फिर इसको बार बार टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने की वजह से अब एली कोहेन को भी अपना मुंह खोलना पड़ा और इसने खुले तौर पर अपनी असलियत बता दी। अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि इसका नाम कमाल अमीन थापे नहीं बल्कि एली कोहेन है, जो दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा जासूस है। बड़ी तेजी के बाद सबसे पहले फौज के कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और फिर जासूसी के जुर्म में इसको मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा होने के बाद इजराइल ने फांसी को रोकने की भरपूर कोशिश की, बल्कि ये कहिए कि पूरी जान लगा दी गई। बहुत सारे देशों की तरफ से न सिर्फ सिफारिश करवाई गई बल्कि आखिर में तो इजराइल ने सीरिया को ये ऑफर भी दिया था कि वो इस जासूस के बदले में उसको एडवांस हथियार देगा, मगर सीरिया फिर भी इसकी सजा माफ करने के लिए राजी न हुआ। फिर 18 अक्टूबर सन 1965 के दिन आधी रात में एली कोहेन को जगाया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए और सफेद कपड़े पहनाकर दमिश्क की एक चौक पर ले जाया गया। वहाँ एली कोहेन के सीने पर एक पोस्टर भी चिपकाया गया जिसमें अरबी भाषा के ऊपर न सिर्फ एली कोहेन का गुनाह लिखा हुआ था बल्कि उसकी सजा भी लिखी हुई थी। और फिर तमाम भीड़ के सामने ही एली कोहेन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अगले कई दिनों तक कोहेन की लाश उसी चौक पर ही लटकी रही और उधर से गुजरने वाला हर इंसान न सिर्फ एली कोहेन की लाश को देखता बल्कि उसके सीने पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसको भी पढ़ा करता था। दूसरी तरफ इजराइल में जैसे ही इस फांसी की खबर छपी तो फौरन पूरे इजराइल में गदर मच गया। आम पब्लिक सड़कों पर निकल आई और रात ही रात में ये जासूस इजराइल का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इजराइल की सरकार ने एली कोहेन की लाश मांगी मगर सीरिया ने लाश देने से इनकार कर दिया। 2 साल के बाद फिर इजराइल और अरब देशों के बीच वॉर हुई कि जिसको 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में इजराइल की तरफ से अरब के देशों को बहुत कम वक्त में ही शिकस्त दी गई थी और इस बात पर लगभग सभी इतिहासकार एग्री करते हैं कि इस जंग में इजराइल जो इतने कम वक्त में अरब देशों पर बढ़त बनाने में कामयाब हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एली कोहेन की जासूसी थी, क्योंकि बार बार एली कोहेन जो सीरिया के बॉर्डर्स पर जाकर दौरा किया करता था, स्पेशली गोलान हाइट्स की सारी लोकेशन और सारी पोजीशंस को देखा करता था, वही सारी चीजें ही इजराइल को काम आई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।